सुप्रभातम। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बता दूं यानी कि देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसे अपनी भाव और विचारों को आदान प्रदान करना पड़ता है। तो यानी भावों के आदान प्रदान को जिस माध्यम से किया जाता है वह माध्यम भाषा कहलाता है। हम ये भी कह सकते हैं संक्षेप में कि मन के भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करना ही भाषा है। देखिए, एक बात और बता दूं, इस पाठ की मैं वीडियो पहले ही भेज चुका हूं, लेकिन अभी जो हमें पाठ्यक्रम मिला है विद्याभारती से, उसमें इस पाठ से केवल भाषा और बोली ही आ रहा है। इसलिए आपको फिर से मैं समझा दे रहा हूं। तो देखिए, इसमें क्या है, अब मैंने भाषा की अभी तुम्हें भाषा को परिभाषित किया और भाषा के दो रूप होते हैं यहाँ पर, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तुम्हारी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें दो ही रूप दिए हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा का जो क्षेत्र है वो काफी विस्तृत है, यह बहुत बड़ी क्षेत्र में बोली जाती है मौखिक भाषा। या हम ये कहें, मुख से बोल करके जो हम अपनी मन के भावों को या विचारों को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, जो दूसरे के बोले हुए मन के भावे विचारों को समझना, यानी ये मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे माता जी कहानी सुना रही, वह पुस्तक पढ़ रहा है, यानी माता जी कहानी सुना रही हैं, वह टीवी देख रहा है और तो इस तरीके से ये मौखिक भाषा की। लिखित भाषा की, लिखित भाषा में मन के भावों या विचारों को लिखकर प्रकट करना, यानी लिखकर प्रकट करना और दूसरे के विचार या भावों को यानी पढ़कर के समझना, ये भाषा का लिखित रूप है। ये भाषा का स्थायी रूप है। मौखिक भाषा का स्थायी रूप नहीं है, लेकिन लिखित भाषा का स्थायी रूप है। लिखित भाषा में भाषा का साहित्य प्राप्त होता है। वैसे भाषा का एक रूप और है सांकेतिक भाषा, लेकिन तुम्हारी ये पाठ्य पुस्तक में नहीं है, मैं समझा देता हूं। यानी जो भाषा संकेतों के द्वारा, विशेष चिन्हों के द्वारा, ध्वनियों के द्वारा यानी दूसरे तक पहुंचाई जाए या दूसरे के विचारों को समझा जाए, वो सांकेतिक भाषा होती है। अब बात आती है बोली। अब देखिए, बोली मौखिक भाषा का स्थानीय रूप होता है, जो किसी एक विशेष क्षेत्र में बोली जाती है। जैसे हरियाणा में हरियाणवी, कुमायूं में कुमायूनी, ब्रज में ब्रज क्षेत्र में ब्रजी, ठीक है। तो इस तरीके से केवल बोलचाल में ही इसका प्रयोग किया जाता है बोली का। क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली मौखिक भाषा को बोली कहते हैं। क्षेत्र विशेष भाषा और बोली में क्या अंतर है, एक बात बता दें। भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है, जबकि बोली का क्षेत्र सीमित होता है। भाषा में साहित्य रचना ज्ञान का संग्रह होता है, बोली का साहित्य कथा, किंवदंती, लोकोक्ति, लोक कथा आदि तक सीमित रहता है।
ठीक है ना। तो देखिए, ये मैंने आपको भाषा और बोली के विषय में बताया। अब अगला जो तुम्हारे में आ रहा है वो है वर्ण विचार। वर्ण विचार क्या है? देखिए, इसका वीडियो मैं आपको भेज चुका हूं। वर्ण, भाषा की उस मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, वह ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। जैसे अ, ई, क, च, छ, ये ध्वनि, और ये ऐसे हैं जिसके टुकड़े नहीं होते। देखिए, अब देखिए, ये तो मैंने बताया वर्ण और अक्षर के। ठीक है, यानी हम एक बात बताते हैं, भाषा को चिन्ह, लिखित चिन्हों के द्वारा निर्धारित किया जाता है, उसे वर्ण कहते हैं। ठीक है, वर्ण भाषा की लघुत्तम इकाई है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अब यहां पर वर्ण के रूप, ठीक है, अक्षर का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है, वर्ण के रूप में और लिखावट के रूप में। ठीक है, अच्छा, अब देखिए बात आती है अक्षर भाषा की ध्वनियों की उस सबसे छोटी इकाई को कहते हैं जिसका स्वतंत्र उच्चारण होता है। व्यंजन में देखिए, अब वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन, ये वर्ण के दो भेद हैं। तो इससे पहले हम पढ़ेंगे वर्णमाला, और इससे भी पहले थोड़ा हम प्रकाश डालते हैं। ध्वनि की उस लघुत्तम इकाई को अक्षर कहते हैं जिसका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं। स्वतंत्र रूप से जिसका उच्चारण होता है वह ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है अक्षर। अब वर्णमाला, प्रत्येक भाषा की अपनी एक वर्णमाला होती है। प्रत्येक भाषा की एक वर्णमाला होती है, और जिसमें उस भाषा के वर्णों को एक निश्चित क्रम में रखा जाता है। क्या है? किसी भाषा के वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये तो इसकी परिभाषा रही। किसी भाषा के वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसके भेद तो मैंने बताई दिए थे पहले, स्वर्ण और स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण क्या है? जो वर्ण अपने उच्चारण में स्वयं समर्थ हो, जो वह अपना उच्चारण स्वयं समर्थ हो, यानी किसी दूसरे पर आधारित नहीं हो, निर्भर नहीं हो, उसे स्वर कहते हैं। अब हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर है, आ से लेकर के औ तक, आ से लेकर के औ तक, यानी हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर है। स्वर के भेद, स्वर के दो भेद होते हैं, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। ये दो भेद हैं। और हर्ष स्वर क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, ओ, रे, ऐसे स्वर 4 हैं, यानी हर्ष स्वरों की संख्या कितनी है? 4। अगला है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में, यानी
हर्ष स्वर से अधिक समय लगे, ठीक है, तो उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे यानी आ, ई, ऊ, ए, उ, औ, ये सब क्या है? ये सब यानी दीर्घ स्वर है। इनकी संख्या 7 होती है। अब बात आती है व्यंजन वर्ण की। देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से हो उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। यानी फिर से मैं बता देता हूं, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या 35 यानी 35 है। व्यंजन वर्ण भी 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पर्श व्यंजन, यानी मुंह के अंदर अंगों के स्पर्श से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। का से लेकर के मां तक यानी 25 और ढ़ मिलाकर कुल 27 हो गए। तो इस तरीके से ये स्पर्श व्यंजन यानी वर्ग में होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये और प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं। जैसे क वर्ग में क, ख, ग, घ, न। ऐसे ही च वर्ग में च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग में भी ट, ठ, ड, ढ, ड़। त वर्ग त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। अब देखिए, क वर्ग का उच्चारण कंठ से होता है, च वर्ग का उच्चारण तालु से होता है, ट वर्ग का उच्चारण मूर्धा, ट ऊपर जो हमारे मुंह में जो ऊपर का भाग होता है वो मूर्धा है, तो मूर्धा से होता है। त वर्ग का दांत से होता है, त वर्ग का उच्चारण। प वर्ग का उच्चारण, प वर्ग में जो व्यंजन आते हैं उनका उच्चारण ओष्ठ से होता है, होठ। अब अगला है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? इन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुंह के अंदर ठहर सी जाती है, रुक सी जाती है। अंतस्थ, अंतस्थ यानी रुक जाए। जिन वर्णों को उच्चारण करते समय हवा हमारे मुख के अंदर थोड़ा सा रुक जाए तो वो अंतस्थ व्यंजन होते हैं। जैसे य, र, ल, व, ये 4 होते हैं, ठीक है, तो ये अंतस्थ व्यंजन। अब अगला है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा रगड़ खाती हुई निकले मुंह में, यानी हवा में जिन वर्णों को उच्चारण करते समय हवा मुंह में रगड़ खाती हुई निकलती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। यह हवा मुख में गर्मी पैदा करे। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा मुंह में गर्मी पैदा करती है, ऊष्मा पैदा करती है, इसलिए इन व्यंजनों को ऊष्म व्यंजन कहा गया है। जैसे श, स, स, ह, ये ऊष्म व्यंजन है, इनकी संख्या 4 होती है। अब इसके अलावा और भी हैं कुछ वर्ड, अंग और अह। देखिए ये अलग अलग, अंग अनुस्वार होता है, अह यानी जैसे बड़ी अंग बोलते हैं, ये विसर्ग है। और इन वर्णों व्यंजन के साथ स्वर का योग न होती है, इसमें स्वर का योग नहीं होता है, इसलिए इन्हें अयोगवाह भी कहते हैं। इन दोनों व्यंजनों को अयोगवाह भी कहा जाता है। तो इस तरीके से मैंने आपको ये वर्णों के विषय में बताया। अब आगे बात करते हैं उच्चारण के अनुसार व्यंजनों के भेद।
उच्चारण के अनुसार ये दो भेद होते हैं। पहला है श्वास के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, दूसरा है स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो देखिए, श्वास के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण ये भी दो प्रकार का होता है, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण में क्या है, इनमें उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है, यानी जिनका उच्चारण करते समय जो हमारी श्वास वायु बहुत कम मात्रा में बाहर निकले, तो इनकी संख्या, इनको अल्प प्राण कहते हैं और इनकी संख्या 20 होती है। अल्प प्राण, और इनमें क्या है, का, गा, गा, चा, छ, जा, या, टा, डा, डा, ता, दा, ना, इनमें हवा कम निकल रही है। ये अल्प प्राण वायु है, अल्प प्राण व्यंजन। दूसरे महाप्राण व्यंजन, इनका उच्चारण करते समय हवा यानी हमारी श्वास वायु अधिक मात्रा में बाहर निकली, अधिक वेग से बाहर निकलती है, अधिक वेग से, तेजी के साथ। इनकी संख्या 15 होती है। तो क्या है, ख, घ, छ, झ, ठ, ड, ढ। तो इस तरीके से ये महाप्राण व्यंजन है। और दूसरा जो रूप मैंने बताया, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, देखिए ये दो प्रकार का होता है, अघोष और सघोष। जिन ध्वनियों के उच्चारण में तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, यानी हमारे स्वर तंत्र, जो हमारे स्वर तंत्र हैं, जहां से स्वर पैदा होता है, उनमें कोई कंपन नहीं हो, तो उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 13 होती है, जैसे क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, स, श, स। ये इस तरीके से ये 13 यानी 13 व्यंजन अघोष। सघोष में जिन ध्वनि के यानी जिन वर्णों का उच्चारण करते समय उच्चारण स्वर तंत्री में कंपन होता है, उन्हें सघोष कहते हैं। इनकी संख्या 22 होती है। गा, घा, ना, जा, झा, या, ड, ढ, ड़, द, ध आदि ये सब कितने हैं, ये सघोष व्यंजन है। तो आज मैंने आपको भाषा, बोली, भाषा के भेद और वर्ण, वर्णमाला, स्वर, वर्ण के भेद और स्वर व्यंजन, स्वर के भेद, व्यंजन के भेद, इसके विषय में आज इस वीडियो में आपको पढ़ाया मैंने। और ध्यान रखेंगे, इस वीडियो को ध्यान से सुनें, क्योंकि जो भी PDF आपको मिलेगी उसमें अधिकांश उत्तर आपको इस वीडियो को सुनकर के ही मिल जाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से सुनें। यानी यदि आप PDF जो भेजी गई हैं या भेजी जाएंगी, उनमें जो प्रश्न आपको मिलेंगे, उनके उत्तर आपको इस PDF को सुनने से भी मिल जाएंगे। इसलिए PDF को अच्छी तरह से ध्यान से सुने। तो आज मैंने आपको ये PDF तो चैप्टर की भेज रहा हूँ, आप इसे ध्यान से सुनेंगे। धन्यवाद।